साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 6 दूसरी किताब का। और अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये अध्याय आपकी पूरी किताब, दोनों किताबों में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस अध्याय का अपना एक अलग ही रुतबा है, अलग रुतबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अध्याय ने भारत के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी सीख दी है, बहुत बड़ी सीख, जिसको सीखा है भारत पर भूल जाता है समय के साथ। और भूलना सबसे बड़ी बीमारी होती है। लोकतंत्र में भूलना नहीं चाहिए चीजों को। कभी भी किसी भी सरकार को कभी इतनी ताकत मत दे दीजिए कि वो आपके अधिकारों के साथ ही खिलवाड़ करने लगे। और 1971 में देश की जनता ने यही किया था। उनसे गलती हो गई थी कि उन्होंने इंदिरा गांधी को हद से ज्यादा बहुमत दे दिया था। और फिर इंदिरा गांधी ने जो तांडव मचाया था, उस तांडव से सभी वाकिफ हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं 1971 का समय भारत के लिए आर्थिक संकटों का समय था। बहुत बड़े आर्थिक संकट आए थे भारत के ऊपर। आप सब जानते हैं 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश मुक्ति का युद्ध लड़ा है। और उस युद्ध में भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। हम वो युद्ध जीते और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े तो कर दिए हमने, लेकिन इसका हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। और हमारे देश में भी गरीबी और भी बहुत सारी समस्याएं अपने चरम पर जा रही थी। आप सबको पता है इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे से आई थी 1971 के चुनाव में। याद है ना सबको कि 1971 का चुनाव वो इसी शर्त पर जीती थी कि गरीबी हटाएगी वो। सबको याद है, गरीबी हटाने के नारे पर वो आई थी। फिर क्या होता है आप सब जानते हैं, उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया था, जिसमें उन्होंने प्रिवी पर्स को हटा दिया था, 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और भी बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, बहुत सारे काम। लेकिन कहते हैं ना कि जनता हर चीज को नहीं समझती, जनता सिर्फ कुछ चीजों को समझती है। जनता वर्तमान समय की चीजों को समझती है। जनता को प्राकृतिक आपदाएं नहीं दिखती, जनता को सिर्फ अपनी समस्याएं दिखती है, अपनी समस्याएं दिखती है। युद्ध पे हुए खर्च नहीं दिखता, जैसे हम लोगों को भी नहीं दिखता अभी कि सरकार को और कितने खर्च मैनेज करने पड़ते हैं। हम लोग नहीं देखते, इन सब चीजों को हम नहीं देखते, हम अपना अपना देखते हैं। सबका वही टाइप था। विश्वविद्यालयों में मेस का भोजन फीस बढ़ा दी जाती है 2 गुना 3 गुना। तो गुजरात में सबसे पहले आंदोलन होता है। देखो ये जान लेना, आपातकाल लागू होने से पहले की उस समय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों को समझे बिना आप आपातकाल को सही ढंग से नहीं समझ सकते। अगर आपको आपातकाल को सही ढंग से समझना है तो आपको इन घटना चक्रों को भी समझना बहुत जरूरी है। इन घटना चक्रों को आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि किन कारणों से आपातकाल लागू हुआ है। आप सब जानते हैं फिर गुजरात सरकार भंग हो जाती है, फिर गुजरात में चुनाव होते हैं और गैर कांग्रेसी सरकार वहां पर स्थापित होती है। उसी प्रकार का आंदोलन कहां स्टार्ट होता है? उसी प्रकार का आंदोलन बिहार में भी स्टार्ट होता है। और बिहार के छात्रों ने किसे आमंत्रित कर लिया था? जयप्रकाश नारायण जी को। और जयप्रकाश नारायण जी ने इस आंदोलन में सम्मिलित होने की क्या शर्त रखी थी? उन्होंने शर्त रखी थी कि यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा और इस देश की सरकार को हिलाकर रख देगा। इस देश की सरकार को बता देगा कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। इस देश की सरकार को बता देगा, अहिंसात्मक रहेगा, हिंसा का उसमें नामो निशान नहीं रहेगा। ये शर्तें थी किसकी? जयप्रकाश नारायण जी की। फिर आप सब जानते हैं 12 जून
1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक फैसला होता है, और उस फैसले ने इंदिरा गांधी की संवैधानिक सदस्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी के सांसदी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ये पद सरकारी अधिकारियों की मदद से प्राप्त, ये चुनाव 1971 का जो चुनाव था उन्होंने सरकारी अधिकारियों के मदद से जीता है। और वहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये फैसला सुनाते हुए उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर देती है। याद रखना उस समय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? उस समय के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा। और केस किसने किया था उनके ऊपर? उनके ऊपर केस किया था राजनारायण ने। ठीक है, राजनारायण ने उनके ऊपर केस किया था। ये आपातकाल का है। ठीक है, फिर आप सब जानते हैं, फिर पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के ऊपर हावी हो जाता है और उनसे इस्तीफे की मांग करने लगता है कि अब इंदिरा तुम गद्दी छोड़ो, क्योंकि तुम गैर संवैधानिक तरीके से भारत की प्रधानमंत्री बनी हो। ठीक है, ये होने लगता है। फिर ये मामला कहां चला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हमारी ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां समाप्त होने तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की पद पर तो रहेंगी, परंतु पार्लियामेंट के किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती और उन कामों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और आप सब जानते हैं 25 जून को जयप्रकाश नारायण जी दिल्ली में क्या एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करते हैं और उस रैली में वो क्या कहते हैं? संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, आह्वान करते हैं। और यही आह्वान इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता पर खतरा महसूस करा देता है। फिर उस समय के राष्ट्रपति साहब को रातों रात वो पत्र लिखती हैं, रातों रात पत्र लिखा जाता है और रातों रात में ही आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। कौन थे उस समय के राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। और 25 जून को 11 बजे रात को भारत के ऊपर आपातकाल की हथौड़ा मार दिया जाता है कि भारत अब आप आपातकाल में आ गए हैं। आपातकाल की घोषणा हो जाती है। धारा कौन सी? धारा 352 के अंतर्गत। याद रखना है आप सभी को, धारा 352 के अंतर्गत क्या कहते हुए? अंदरूनी असंतोष के आधार पर लगाया गया था आपातकाल। फिर तांडव स्टार्ट होता है। सभी विपक्षी दलों के नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है और रातों रात सभी न्यूज़पेपरों की बिजली काट दी जाती है। सेंसरशिप लगा दी जाती है कि बिना सरकार को दिखाए कोई न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं लिखेगा, बिना सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। और निवारक नजरबंदी के अंतर्गत जिन पर शक होता है सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबको जेल में डाल दिया जाता है। सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं और फिर गरीबों को इधर से उधर विस्थापित किया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर लोगों की नसबंदी कराई जाती है। तो ये सारे खेल खेले जाते हैं आपके आपातकाल में। आपातकाल में ये सारी की सारी घटनाएं बस जनसंख्या नियंत्रण के लिए, भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद 18 महीने के बाद इंदिरा गांधी जी को होश आता है। वो कहती हैं कि आपातकाल खत्म होगा और देश लोकतंत्र की तरफ फिर जाएगा। 1977 में चुनाव की घोषणा होती है
और फिर चुनाव होते हैं और पूरा विपक्ष एकजुट होकर क्या बनाता है? भारतीय जनसंघ बनाता है। क्या बनाता है? भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ जीतता है, भारतीय जनसंघ जीतता है और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती और इसके अंतर्गत आपातकाल के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए थे उन सभी संवैधानिक संशोधनों को हटा देती है जनसंघ की सरकार और तब्दील करके फिर से संविधान को सही रास्ते पर ले आती है। फिर से सही रास्ते पर ले आती है कौन? मोरारजी देसाई की सरकार, जनसंघ की सरकार। फिर देश धीरे धीरे, और ये सरकार बीच में गिर जाती है 18 महीने में। फिर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में फिर एक बार जनसंघ की सरकार बनती है और उसमें कांग्रेस का समर्थन होता है। लेकिन फिर वो सरकार समर्थन हटाकर और राष्ट्रपति महोदय से विनती करके कहती है कि राष्ट्रपति महोदय जी पुनः चुनाव कराइए। और फिर आप सब जानते हैं फिर इंदिरा गांधी 80 के चुनाव में फिर से जीत जाती है, नगाड़ा बजाते हुए फिर जीत जाती है, दबा के बहुमत पाती है। तो इस प्रकार से आपके पूरे आपातकाल का प्रकरण है, आप सब इसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझते हैं तो ये आपकी मूर्खता होगी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप नहीं करते तो आपसे ज्यादा, आपसे दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं है। किताब को, एनसीईआरटी को पढ़ के जाएं, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो ये आपका दुर्भाग्य है, किसी और का दुर्भाग्य नहीं है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद,